नमस्कार। वीकली डिस्कोर्स सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सेशन में जिस सवाल को लेने वाले हैं वो सवाल मान्या ने भेजा है। मान्या का प्रश्न है, इतिहास का अंत क्या है। इतिहास के अंत पर उन्होंने जो सवाल पूछा है, असल में इतिहास के अंत का ये पूरा सवाल फ्रांसिस फुकुयामा नाम के पॉलिटिकल थिंकर, जो अमेरिकी पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनकी एक किताब से जुड़ा हुआ है। जिस किताब का नाम था, 1992 में ये किताब आई। इस किताब का नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इतिहास का अंत और आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंच गए, इस तरह की कुछ बात आप कह सकते हैं हिंदी अगर अनुवाद करें। इतिहास का अंत और आखिरी व्यक्ति। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसिस फुकुयामा 1992 में इतिहास के अंत की घोषणा क्यों कर रहे हैं, और जब इतिहास के अंत की घोषणा कर रहे हैं तो वहां उनका इतिहास से आशय क्या है। क्या इतिहास के अंत से उनका आशय है कि अब घटनाएं नहीं घटेंगी, अब युद्ध नहीं होंगे, अब दुनिया में कोई बदलाव नहीं होगा? क्योंकि हम मानते हैं कि इतिहास बदलाव का विषय है, बदलाव को समझाने वाला, उसको कैप्चर करने वाला, बदलाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी व्याख्या करने वाला विषय है। तो क्या फुकुयामा मान रहे थे कि अब बदलाव होने बंद हो जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर इतिहास के अंत का उनका मीनिंग क्या है, और ये आखिरी व्यक्ति क्या है? इस पूरी बात को आज के सेशन में मैं आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। हालांकि फुकुयामा साहब ने 1989 में ही एक पर्चा लिखकर एंड ऑफ हिस्ट्री की घोषणा कर दी थी, लेकिन तब उन्होंने एक सवाल उठाया था कि क्या इतिहास का अंत हो रहा है, और 92 में उन्होंने कह दिया किताब लिखकर कि इतिहास का अंत हो गया। तो 89 में इतिहास के अंत की पहली बार घोषणा, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, और 92 में निर्णयात्मक तौर से इतिहास के अंत की घोषणा। इनका क्या अर्थ है, इसको हम आज की डिबेट में, बहस में समझेंगे, या इस चर्चा में समझेंगे। लेकिन इस चर्चा पर जाने से पहले मैं आपको एक सूचना देता चलूं। पिछले दिनों में जितने सवाल आपके आए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो आज से 8-9 दिन पहले हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि इन सारे सवालों के लिए एक एक सेशन करके इनका उत्तर देना मुश्किल होगा। इसलिए जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उनमें से कुछ लोगों को इत्तला देकर उनको गूगल मीट पर जोड़ा गया, और 6 फरवरी को मैंने 2 गूगल मीट की। दोनों गूगल मीट लगभग 1.25 घंटे के आसपास की रही, और उसमें 7-8-10 सवाल का मैं उत्तर दे पाया। उन सवालों का उत्तर दिया जो प्रायः पढ़ाई लिखाई की तैयारी, कुछ निबंध पर सवाल थे, एक आध सवाल, 2 सवाल इथिक्स पर थे, उन सवालों का उत्तर दिया। और उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि आगे से जो ये वीकली डिस्कोर्स सेशन है, इसको 2 तरीके से करेंगे। एक, जो सामान्य सवाल है जिनका जवाब देने के लिए कोई बहुत विस्तार से सेशन करने की जरूरत नहीं है, उन सवालों को सप्ताह भर में इकट्ठा करने के बाद एक गूगल मीट कर ली जाए, जिनमें सवाल पूछने वाले विद्यार्थी शामिल हो जाएं, और वहीं उस मीट में उन सवालों का जवाब दे दिया जाए, या वो मीट में अपने सवालों के साथ आए, कुछ लोग साथ में आए, कुछ पहले पूछ लें, और इन सभी का जवाब गूगल मीट में दे दिया जाए। लेकिन इस दौरान ऐसे कुछ सवाल अगर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका आप निबंध में, सोसाइटी के पेपर में, पॉलिटी के पेपर में, एथिक्स में, या इंटरव्यू के लिहाज से तैयारी करना चाहते हैं, इन सारे खंडों के लिए जो पेपर मैंने बताए, इनके लिहाज से महत्वपूर्ण है, तब आप उन सवालों को एक सेपरेट सेशन में सुनेंगे। अब आप जो चाहते हैं कि ये जो गूगल मीट होगी, 6 फरवरी को 2 गूगल मीट हुई जिसको अपलोड कर दिया जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस गूगल मीट के सेशन से जुड़ें, तो आप या तो हमको मेल करें या फिर व्हाट्सएप या मैसेज कर दें, और लिख दें एक लाइन कि हम फला नंबर हमारा ये है, इस नंबर को गूगल मीट के लिए जोड़ लीजिए। तो संडे को, हर संडे को 12 बजे जो गूगल मीट होगी, उसके पहले या तो 10 बजे तक संडे को ही, या शनिवार को शाम तक आपको गूगल मीट का लिंक आपके उस बताए गए नंबर पर मिल जाएगा।
और फिर आप अपने सवाल के साथ उस गूगल मीट में जुड़ सकेंगे। आप सवाल पहले भी भेज सकेंगे, आप सवाल वहां भी पूछ सकते हैं। अगर सवाल पहले भेज रखा होगा आपने, तो संभावना ज्यादा होगी कि आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप वही गूगल मीट में पूछेंगे तो संभावना यह भी हो सकती है कि सवाल पहले वाले ज्यादा हो तो आपका उत्तर का नंबर ना आए। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये गूगल मीट से जुड़ने के लिए किस नंबर या ईमेल आईडी पर आपको ये लिखकर भेजना होगा कि मैं गूगल मीट से जुड़ना चाहता हूं, वीकली डिस्कोर्स गूगल मीट से जुड़ना चाहता हूं। तो ईमेल आईडी होगी इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन @gmail.com और फोन नंबर होगा जिस पर आप मैसेज या व्हाट्सएप करेंगे 8744082373। चाहे तो आप मेल करिए या फोन से हमको मैसेज या व्हाट्सएप करिए, इन दोनों माध्यम से आप हमसे गूगल मीट में जुड़ सकते हैं। आपका नंबर एक बार हम ले लेंगे, उसका ग्रुप बन जाएगा, फिर उस ग्रुप में गूगल मीट का लिंक भेज दिया जाएगा जिससे आप उस मीट से जुड़ सकेंगे। अब आइए अपने मूल विषय पर वापस लौटते हैं। इतिहास का अंत क्या है? इतिहास के अंत की इस अवधारणा में कौन कौन से सवाल और छुपे हुए हैं? देखिए, फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास की हीगलवादी व्याख्या मानता है। हीगल के अनुसार इतिहास असल में द्वंद्व का इतिहास है। हीगल और मार्क्स इस बात को मानते थे कि इतिहास द्वंद्व का इतिहास है। द्वंद्व का मतलब है दो विपरीत परिस्थितियों में टकराव। जब तक यह टकराव होगा दो विपरीत परिस्थितियों में, तब तक इतिहास आगे बढ़ेगा। हीगल इसी को कहता था पक्ष, विपक्ष और सपक्ष, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। हीगल का मानना था कि जब दो आइडिया टकराते हैं तो उन दोनों आइडिया की टकराहट से बदलाव होता है, और उसी दो आइडिया की टकराहट से हुए बदलाव, उन्हीं दो आइडिया की टकराहट से पैदा हुए राजनीतिक, इकोनॉमिक सिस्टम, इन सबसे घटी घटना, इनको आप इतिहास में पढ़ते हैं। हीगल यह भी मानता था कि जिस दिन ये दो आइडिया में से कोई एक ऐसा आइडिया निकल कर आ जाएगा जो एब्सोल्यूट आइडिया होगा, आखिरी आइडिया होगा, बार बार के थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते हम एक ऐसे आइडिया तक पहुंच जाएंगे जिस आइडिया में थीसिस तो होगी लेकिन उसका कोई एंटीथीसिस नहीं होगा, पक्ष होगा, विपक्ष नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि एक आइडिया निर्णायक रूप से जीत गया क्योंकि उसका कोई विपक्ष है ही नहीं, और जब उसका विपक्ष है ही नहीं तो विक्टोरियस आइडिया दुनिया के आर्थिक राजनीतिक संरचना का आखिरी आइडिया होगा, बेस्ट आइडिया होगा, और उस बेस्ट आइडिया के बाद वहीं जाकर आइडिया बनना बंद हो जाएगा और फिर हमारी दुनिया उसी बेस्ट आइडिया के अनुसार चलेगी। यही बात मार्क्स मानता था। बस अंतर यह था कि मार्क्स मानता था कि टकराव आइडिया के बीच नहीं, दो भौतिक दशाओं के बीच में होगा, दो क्लास के बीच में होगा, क्लास स्ट्रगल। और जब तक ये क्लास रहेंगे, टकराते रहेंगे, तब तक इतिहास बनता रहेगा। और मार्क्स मानता था कि एक ऐसी दशा आएगी जब क्लास खत्म हो जाएगा, एक ही क्लास बचेगा या वर्ग विहीन समाज हो जाएगा। जब दो क्लास नहीं रह जाएंगे, एक ही क्लास बचेगा, एक ही वर्ग बचेगा या वर्ग विहीन हो जाएगा समाज, तब उस दिन टकराहट की संभावना खत्म, तो वहीं इतिहास जाकर रुक जाएगा। मार्क्स इस स्थिति को साम्यवाद कहता था। साम्यवाद से आगे बदलाव नहीं होगा, साम्यवाद दुनिया का बेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम होगा। इसका मतलब बहुत सारे विचारकों ने इतिहास को राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के तौर पर देखा है, और ऐसे में जब तक दो विपरीत राजनीतिक और आर्थिक दशाएं या विचार रहेंगे, तभी तक इतिहास के बदलने की यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जिस दिन दुनिया में कोई आखिरी राजनीतिक आर्थिक आइडिया या स्थिति पैदा हो जाएगी जिसके आगे अब और नहीं जाया जा सकता, उस दिन उसी आइडिया पर आकर इतिहास रुक जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसके बावजूद घटनाएं घटेंगी, लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लेकिन कोई नया आइडिया पैदा नहीं होगा। आइडिया वही रहेगा, स्थिति वही रहेगी। इसी बात के आधार पर फुकुयामा ने घोषणा की कि दुनिया बहुत सारे विचारों से गुजरती हुई
आखिर में दो आइडिया तक पहुंची थी, एक रूस, दूसरा अमेरिका। सामान्य भाषा में कहें तो रूस अमेरिका, लेकिन आइडिया का क्या नाम था उनका? रूस है साम्यवादी, अमेरिका है उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी। इसका मतलब शीत युद्ध जिसको आप कहते हैं कोल्ड वॉर, फुकुयामा मानेगा कि ये दो आइडिया की टकराहट का समय था। दुनिया के दो बेस्ट आइडिया जिनका नेतृत्व रूस और अमेरिका कर रहे थे, एक में रूस है, पूर्वी यूरोप है, और दूसरे में अमेरिका है और पश्चिमी यूरोप है। ये दोनों आइडिया टकरा रहे थे। इनके बीच क्या हो रहा है? एक आइडिया पक्ष है, मान लीजिए अमेरिका वाला, पश्चिमी यूरोप वाला, तो रूस और पूर्वी यूरोप वाला आइडिया विपक्ष है। ये दोनों टकरा रहे थे और इनकी टकराहट से ही दुनिया में सारी घटनाएं घट रही थी। इनकी टकराहट से ही अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत ढेर सारे परिवर्तन हो रहे थे। रूस कह रहा था कि हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ट है, समाजवादी साम्यवादी सिस्टम बेस्ट है। अमेरिका कह रहा था बाजारवादी अर्थव्यवस्था का सिस्टम और उदारवादी लिबरल डेमोक्रेसी का सिस्टम ये बेस्ट है। पॉलिटिक्स में लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था में बाजारवाद और पूंजीवाद होना चाहिए। रूस कह रहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम में समाजवाद साम्यवाद होना चाहिए और इकोनॉमिक सिस्टम में स्टेट ओन्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। ये दो आइडिया टकराए, लेकिन 1989 में शीत युद्ध का अंत होने लगा, हो ही गया एक तरीके से, और यह तय हो गया कि शीत युद्ध में रूस हार गया। रूस के हारने का मतलब है कि दो बेहतरीन आइडिया में से अब एक आइडिया विक्टोरियस हो गया, जीत गया। और जो ये आइडिया विक्टोरियस हुआ, इसका नाम था पॉलिटिकल सिस्टम में उदारवादी लोकतंत्र और इकोनॉमिक सिस्टम में बाजारवाद और पूंजीवाद। जब ये आइडिया जीता तो इसका मतलब अब दुनिया में दो आइडिया की टकराहट नहीं रह गई, केवल एक आइडिया बचा। कहते हैं आप दुनिया यूनिपोलर होने लगी, और इसी के आधार पर फ्रांसिस फुकुयामा ने डिक्लेयर किया कि अब चूंकि दो आइडिया बचा ही नहीं, इतिहास आगे बढ़ने के लिए दो आइडिया चाहिए था। शीत युद्ध के पतन के बाद, उसके अंत के बाद, सोवियत संघ के पतन के बाद, या 91 में सोवियत संघ का पतन होगा, उसने मान लिया कि इस तरीके से अब एक ही आइडिया के बचने से तय हो गया कि अब द्वंद्व, डायलेक्टिक्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में, पक्ष और विपक्ष की टकराहट खत्म हो गई। अब दुनिया में एक ही आइडिया की हेजेमनी होगी, एक ही आइडिया का कंट्रोल होगा, एक ही आइडिया का प्रभुत्व होगा, उसी का पॉलिटिकल सिस्टम, उसी का इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसका मतलब है कि अब आइडियोलॉजिकल स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अब कोई नई विचारधारा पैदा नहीं होगी, नया आइडिया नहीं आएगा। इसी को उसने कहा कि अब राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विचार के स्तर पर इतिहास रुक गया, उसने बेस्ट को अचीव कर लिया। इसी को इतिहास का अंत कहा गया। फुकुयामा ने अपनी जो ये अवधारणा है, इसको दो विचारकों के आधार पर समझाया। मैं उन दोनों विचारकों का जिक्र तो बहुत नहीं करूंगा अभी, लेकिन आपको आपकी समझ के लिए बता दूं। उसने दो विचारकों के आधार पर समझाया। एक का नाम है अलेक्जेंडर कोजेव और एक का नाम है फ्रेडरिक हीगल। हीगल और कोजेव को मिलाकर उसने उनकी दोनों की अवधारणाओं को मिलाकर उसने इतिहास को परिवर्तन का विषय माना। किसमें परिवर्तन? राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में परिवर्तन। और दावा किया कि यह पूरा परिवर्तन का जो प्रक्रिया है तब तक चलेगी जब तक हम बेस्ट आइडिया तक नहीं पहुंच जाते। जिस दिन दुनिया में एक आइडिया बेस्ट आइडिया के तौर पर स्थापित हो जाएगा, उस दिन इसका मतलब है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्षेत्र में इतिहास ने सर्वोच्च को हासिल कर लिया और वही इतिहास का अंत हो जाएगा। अब अगर ये बात आप समझ पाए तो इतिहास के अंत का मतलब ये नहीं कि घटनाएं नहीं घटेंगी, लड़ाइयां नहीं होंगी। इतिहास के अंत का मतलब दुनिया में अब लड़ाई भी होगी तो एक ही विचारधारा के लोगों के बीच में होगी, दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई नहीं होगी, विचारधारा एक ही रहेगी। चीन और अमेरिका मान लीजिए लड़ लें तो भी दो पूंजीवादी मुल्क ही लड़ रहे हैं जिनका इकोनॉमिक सिस्टम पूंजीवादी। तो इस तरह की बात फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब में 92 में कही। 89 में उसने शीत युद्ध का अंत होते समय सवाल लगाकर, क्वेश्चन मार्क लगाकर, बर्लिन वॉल गिर गई और शीत युद्ध का अंत
हो गया, इस आधार पर उसने कहा कि दुनिया में एक विचारधारा की विजय हुई। और जब रूस डिसइंटीग्रेट हो गया, सोवियत संघ का पतन हो गया, केवल रूस बचा, तो उसने कह दिया कि अब तो कंप्लीटली इतिहास का अंत हो गया। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है लास्ट मैन क्या है। लास्ट मैन क्या है, और इसको लास्ट मैन के कॉन्सेप्ट को फुकुयामा ने दो दार्शनिकों के आइडिया से समझाया। एक फ्रेडरिक नीचे, जिसको आप हिंदी में नीत्से कहते हैं कई बार, और एक प्लेटो या ग्रीक थिंकर्स। ग्रीक आइडिया ह्यूमन बीइंग का जो उसकी स्पिरिट का है, चेतना का है, और फ्रेडरिक नीचे नाम के एक फिलॉसफर, दोनों के फिलॉसफी को कंबाइन करके उसने कहा कि हम आखिरी आदमी तक पहुंच गए हैं। अब ये आखिरी आदमी का क्या मतलब है, इस पर भी हम जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इतिहास के अंत के पीछे कोई तर्क भी दिया उसने, ये तो उसने बताया कि एक आइडिया विक्टोरियस हो गया, तर्क भी दिया क्या कोई? उसने कहा हां, इतिहास के अंत को इसलिए मान लेना चाहिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री में, क्योंकि जो इतिहास है वो असल में मानव इच्छाओं का इतिहास है। इंसान में डिजायर है किसको हासिल करने की? बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम बनाने की। इंसान में डिजायर है बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की। और उसने कहा कि ये डिजायर जो इंसान में दो बातों के कारण जुड़ी हुई है, दो बातों के कारण पैदा हुई है। क्या क्या? एक कहता है, एक डिजायर इंसान में होती है, डिजायर टू अकुमुलेट wealth, desire to have resource goods, desire to have to get services, मतलब वस्तु, सेवा, संसाधन, वेल्थ, इसको प्राप्त करने की डिजायर, जिसको आप इकोनॉमिक डिजायर कह सकते हैं। हमारे भीतर एक इकोनॉमिक डिजायर है जिससे हम वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी डिजायर है डिजायर ऑफ रिकॉग्निशन बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा हमारे गरिमा, हमारे हुनर, हमारे टैलेंट, इनको रिकॉग्नाइज करने की डिजायर। फुकुयामा कहता है कि ये दो डिजायर है इंसान में, जिन डिजायर्स के कारण वो, एक के कारण इकोनॉमिक सिस्टम गढ़ता है, एक के कारण पॉलिटिकल सिस्टम गढ़ता है। वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने के लिए, संपत्ति संसाधन प्राप्त करने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम बनाता है वो, और रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए, गरिमा हासिल करने के लिए, डिग्निटी हासिल करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम बनाता है वो। फुकुयामा कहता है इसलिए भी इतिहास का अंत हो गया क्योंकि जिन दो बातों पर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप खड़े थे, उन पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम में यह क्षमता है कि वो इंसान की इन दोनों जरूरतों को सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा कर दे। और इसलिए जब ये दो सिस्टम इंसान की जरूरतों को सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकते हैं, तो भी इतिहास का अंत हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे फिर इंसान की इच्छा नहीं है और इंसान की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, सबसे बेहतरीन तरीके से पूर्ति हो रही है। इसलिए भी इतिहास आगे नहीं बढ़ेगा। इंसान किसी और पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं ढूंढेगा, और नहीं ढूंढेगा तो कोई नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी नहीं बनेगी। कैसे? कहता देखो, बाजारवाद नाम की जिस अर्थव्यवस्था के मॉडल में हम हैं, रूस के पतन के बाद, सोवियत संघ के पतन के बाद, रूस नहीं बल्कि सोवियत संघ के पतन के बाद, शीत युद्ध के बाद, बाजारवाद की अर्थव्यवस्था के मॉडल में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डिजायर पूरी करने की क्षमता है। बाजार से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं की आपकी मांग को कोई और पूरा नहीं कर सकता। इससे ज्यादा वस्तुएं और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका तब इंसान की इकोनॉमिक डिजायर को सेटिस्फाई करने की सबसे ज्यादा क्षमता मार्केट इकोनॉमी में है। आप देख लीजिए, भारत में अगर आप उदाहरण ले लीजिए, 1991 के पहले जब बाजार नहीं था तो क्या आपके पास इतने ऑप्शन थे, इतने तरह के कलर टीवी थे? दो चार आपके पास ब्रांड थे, कोई अपट्रान है, कोई सलोरा है, कोई ऐसे वेस्टर्न है, दो तीन टीवी के ब्रांड आते थे। आज 50 ब्रांड्स हैं। आप किसी वस्तु में देख लीजिए, इतने रेफ्रिजरेटर के ब्रांड थे, इतने कार के ब्रांड थे, एम्बेसडर, फिएट,
एक दो कार का नाम और जोड़ लीजिए, यही कार्स थी आपके पास। आज दर्जनों ब्रांड्स हैं, दर्जनों कंपनियां हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक डिजायर, वस्तुओं की डिजायर, इसको इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से और कोई नहीं पूरा कर सकता। इसलिए मानता है कि मार्केट इकोनॉमी से अब आगे इंसान की डिजायर पूरी करने की क्षमता और किसी सिस्टम में नहीं है। इससे आगे इसलिए इकोनॉमिक आइडियोलॉजी नहीं बढ़ेगी। और कहता है दूसरा जो डिजायर है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहचान की मांग, गरिमा की मांग। कहता है वो भी लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र से ज्यादा इसको भी कोई नहीं पूरा कर सकता। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये डिजायर जो रिकॉग्निशन बाय अदर्स वाली है, इससे फुकुयामा का आशय क्या है, और फिर दिखा देता हूं कि कैसे, या समझा देता हूं कि कैसे फुकुयामा मानता है कि ये डिजायर भी उदारवादी लोकतंत्र में ही सबसे बेहतर तरीके से पूरी हो सकती है। देखिए, वो कहता है कि अब ये बात समझाने के लिए मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझाऊं। मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, बहुत मान लीजिए मैं मानता हूं कि अच्छा पढ़ाता हूं, मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, और मैंने एक वीडियो बना के अपना यूट्यूब पे डाल दिया और देखा कि उसको केवल 10 लोगों ने देखा या किसी ने देखा ही नहीं, तो क्या होगा? तो मेरी डिजायर पूरी नहीं होगी। मुझे लगेगा कि यार इतना बढ़िया वीडियो बनाया, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई देख नहीं रहा है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए फिर प्रेरित नहीं होगा। 2-4 बार वीडियो बनाऊंगा, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना लाइक बढ़ रहा है, ना कमेंट आ रहा है, तो वीडियो बनाना बंद कर दूं। इस तरीके से आप एक दिन बहुत अच्छी साड़ी पहन के एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, खूब मेकअप करते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत सुंदर दिख रही, या आप पुरुष हैं, आप बहुत सुंदर दिख रहे, आपने परिधान पहना, परफ्यूम लगाया, खूब तैयार हुए, और जब पार्टी में गए तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुम सुंदर लग रहे हो, या कोई कह ही नहीं रहा कि तुम सुंदर लग रहे हो, तो आपको अपनी वर्थ नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा हमारा कोई मूल्य ही नहीं, इतना बढ़िया हम कपड़े उपड़े पहन के आए, इतना मेकअप करके आए, कोई कहीं नहीं रहा तुम सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, कोई कहीं नहीं रहा तुम अच्छा पढ़ाते हो, तो हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फुकुयामा कहता है कि इंसान में एक चाहत है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, उसका वर्थ समझें, उसका मूल्य समझें। अगर ये नहीं है तो हमारा कोई मायने नहीं बचता है। इसलिए कहता है कि इंसान की दूसरी डिजायर है वस्तुओं के अलावा गरिमा की, पहचान की, सम्मान की, हुनर टैलेंट की, आइडेंटिफिकेशन की, या दूसरों के द्वारा उसके रिकॉग्नाइज करने की। कहता है ये डिमांड भी सबसे बेहतर तरीके से लिबरल डेमोक्रेसी में, उदारवादी लोकतंत्र में ही पूरी होती है। उदारवादी लोकतंत्र में आप साध्य बन जाते हैं। तो फुकुयामा इस तरीके से मानते हैं कि 2 बेसिक डिजायर जो इंसान के हैं, जिसमें उसको एंड मान के उसके साथ व्यवहार हो, साध्य मान के व्यवहार हो, उसकी डिग्निटी और वर्थ को रिकॉग्नाइज किया जाए, वो केवल लोकतंत्र में है, और वो भी उदारवादी लोकतंत्र में, जहां व्यक्तिवाद है। समाजवादी लोकतंत्रों में समाज बड़ी इकाई है, उदारवादी लोकतंत्र में इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद है, व्यक्ति की वर्थ है। आपको जितने राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, सब वैयक्तिक अधिकार है, इंडिविजुअल राइट्स है। तो उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा पर जोर देता है, व्यक्ति को अधिकार देता है। इससे ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स आप किसी सिस्टम में नहीं रख सकते जो आपकी वर्थ, डिग्निटी, टैलेंट, हुनर, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी जगह मिलते हो। इसलिए वो कहता है कि जब 2 बेसिक डिजायर इंसान की, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, मार्केट इकोनॉमी और लिबरल डेमोक्रेसी में पूरी होती है, तो इसका मतलब इससे आगे अब इंसान नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी 2 डिजायर को इस मॉडल में कहां उदारवादी लोकतंत्र में और बाजारवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकता है।
यही सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यही सबसे ज्यादा वस्तुएं आपको मिलेंगी, यही टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अपडेटेड होगी, उसका विकास होगा, यहीं पर आपके पास वस्तुएं सब ज्यादा होंगी, संपत्ति आप यहीं सब ज्यादा इकट्ठा कर सकेंगे। तो इकोनॉमिक डिजायर पूरा करने के लिए ये मॉडल सबसे बेस्ट, और आपकी सबसे जो डिग्निटी है आपकी, उसकी जो डिजायर है, सबसे बड़ी डिजायर आपकी जो है, वो भी यहीं पूरी होती है। इस आधार पर फुकुयामा ने कहा कि इसलिए उदारवादी लोकतंत्र और बाजारवादी व्यवस्था की जो विचारधारा है लिबरलिज्म की, वहीं आकर इतिहास अब रुक जाएगा। अब एक और सवाल है जो इससे जुड़ा हुआ है, पूछा तो नहीं मान्या ने, लेकिन मैं इस पर चर्चा कर दे रहा हूं। इसी के साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है, वो सवाल है लास्ट मैन का। व्हाट इज दिस लास्ट मैन? लास्ट मैन को समझाने के लिए फुकुयामा ने अपनी किताब के दूसरे हिस्से में प्लेटो और नीचे जैसे थिंकर्स की थ्योरी को यूज किया है, जहां उसने कोजेव और हेगल से इतिहास के अंत की व्याख्या की, वहीं उसने प्लेटो और नीचे जैसे फिलोसफर्स की मदद से उनके कॉन्सेप्ट को यूज करके लास्ट मैन की अपनी अवधारणा समझाई। लास्ट मैन क्या है? फुकुयामा कहता है कि दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, और दो तरह के इंसान समझाने के लिए उसने एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल किया। वो ग्रीक कॉन्सेप्ट है थाइमोस। थाइमोस के हिसाब से दो तरह के इंसान हैं, एक मेगालोथीमिया, एक आइसोथीमिया। मेगालोथीमिया वाले जो इंसान हैं उनमें डिजायर होती है डोमिनेट करने की, ये सुपीरियर होते हैं, ये चाहते हैं कि बाकी लोगों पर इनका आधिपत्य हो। इनके स्पेशल टैलेंट के कारण ये बराबरी नहीं मानते, दूसरे इंसानों के साथ अपने आप को बराबरी के साथ नहीं रखते, उनसे ऊपर रखते हैं। जैसा नेपोलियन में आप देखते हैं, जैसा अलेक्जेंडर में आप देखेंगे, दुनिया के जो बड़े बड़े विजेता लोग हैं वो इसी तरह के मेगालोथीमिया से युक्त है। और दूसरी जो मनुष्य के भीतर टेंडेंसी है या उसका नेचर है, दूसरे किस्म के नेचर वाले लोग, दूसरे थाइमोस वाले लोग, उनको आइसोथीमिया वाले लोग कहा जाता है। आइसोथीमिया वो है जिसमें आप समानता चाहते हैं, आप सामान्य इंसान अपने आप को मानते हैं, आप ना तो रूल किया जाना पसंद करते हैं और ना दूसरे पर रूल अपना स्थापित करना चाहते हैं, ना खुद प्रभुत्व स्वीकार करते हैं, ना दूसरे पर प्रभुत्व जताते हैं, आप बराबरी के साथ रहते हैं, इनमें इक्वलिटी की डिमांड होती है। ये सामान्य लोग हैं। इस तरह के दो तरह के इंसानों को नीचे जैसा फिलोसफर मास्टर और स्लेव कहता है। जो दुनिया में डोमिनेट करना चाहते हैं वो मास्टर लोग हैं, और जो बिल्कुल बराबर अधिकार की मांग करते हैं, क्योंकि डोमिनेट कर नहीं सकते, उनको स्लेव कहता था वो। तो मास्टर और स्लेव मेंटालिटी, दो मेंटालिटी है इंसानों में। कुछ लोग हैं जो बराबरी चाहते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो डोमिनेशन चाहते हैं। फुकुयामा कहता है कि आज तक कोई ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था जिसमें इन दोनों तरह के इंसानों के लिए जगह बन गई हो, जहां मेगालोथीमिया वाले लोग भी रह सकते हैं और आइसोथीमिया वाले लोग भी रह सकते हो। लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म इन दोनों तरह के इंसानों को अकोमोडेट कर लेता है, इसलिए ये लास्ट मैन की भी अवस्था है। इसके बाद अब इंसानों में भी कोई एक तरह के इंसान या अलग कोई मॉडल बना के इंसान अब दूसरी दुनिया में जाएंगे, उसकी संभावना भी खत्म हो गई। कैसे? कहता देखिए, लिबरल डेमोक्रेसी आइसोथीमिया वाले लोगों को संतुष्ट कर देती है जो समानता चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी में हर इंसान को बराबर माना जाता है, हर इंसान को बराबर अधिकार दिए जाते हैं, सबको स्वतंत्रता बराबर, समानता बराबर, जीवन की गरिमा बराबर, अधिकार बराबर, सारी चीजें बराबर कर दी गई। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत है। आप कितने ही संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी ही आपकी हुनर क्यों ना हो, टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन आप जब वोट डालने जाएंगे, वोट आपको एक ही मिलेगा, मजदूर को भी एक वोट मिलेगा। सबकी गरिमा बराबर कर दी जाती है।
तो लिबरल डेमोक्रेसी क्या करती है? आइसोथीमिया वाले लोगों को सूट करती है, जिनमें इस तरह का थाइमोस है उनको सूट करती है। अब वो चूंकि इस मॉडल में पहली बार वो समानता हासिल करते हैं, इसलिए वो इसमें संतुष्ट रहेंगे। तो आइसोथीमिया वाले लोग संतुष्ट। अब मेगालोथीमिया वाला क्या होगा? कहता है मेगालोथीमिया वाले पॉलिटिकल स्फीयर में तो डोमिनेंस नहीं ले पाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में तो उनको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन इकोनॉमिक क्षेत्र में अभी भी उनके डोमिनेंस की गुंजाइश बची हुई है। आप कंपटीशन में ज्यादा हुनरमंद हैं, ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो आप संपत्ति जितनी चाहे उतनी जमा कर सकते हैं, एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में इक्वालिटी नहीं है। इकोनॉमिक सिस्टम में अभी भी दुनिया में कुछ ताकतवर लोग हो सकते हैं जो दूसरों की तुलना में ज्यादा संपत्ति जमा कर सकेंगे, दूसरों की तुलना में ज्यादा संसाधन बना सकेंगे। इसलिए ये मेगालोथीमिया वाले लोगों को भी संतुष्ट कर देती है। इसका इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, मार्केट इकोनॉमी मेगालोथीमिया को भी संतुष्ट कर देता है। तो दो तरह के इंसान जो थे, थाइमोस जिनका दो तरह का था, दो तरह के थाइमोस वाले लोग, मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया, ये दोनों तरह के इंसान, एक संतुष्ट हो जाएगा पॉलिटिकल मॉडल से, दूसरा संतुष्ट हो जाएगा इकोनॉमिक मॉडल से। इस तरह से दोनों तरह के इंसानों के लिए इसमें संतुष्टि है, उन दोनों की इच्छा इसमें पूरी हो जा रही है। इसलिए ये आखिरी इंसान या आखिरी व्यक्ति का भी मॉडल है। अब इसके बाद दुनिया में ना मेगालोथीमिया वाले ऊपर जा पाएंगे, ना आइसोथीमिया वाले इससे अलग कोई मॉडल तलाशेंगे। तो इंसान भी, सारे तरह के थाइमोस वाले इंसान इसी मॉडल को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए आखिरी व्यक्ति का मॉडल है। अब यह बात जरूर है कि इस आखिरी व्यक्ति के आइडिया को फुकुयामा ने अच्छा नहीं माना था। क्यों अच्छा नहीं माना था, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में किस समय करेंगे। आज अभी जो आपको समझाया वो दो बात समझाई। एक, पहली बात आपको समझाई कि इतिहास के अंत का क्या मतलब है, और दूसरी बात यह समझाई कि आखिरी मैन का क्या मतलब है। इतिहास के अंत में आपको समझाया कि इतिहास के अंत का मतलब है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के तौर पर दुनिया आखिरी आइडियोलॉजी में पहुंच गई है। इस आखिरी आइडियोलॉजी के बाद जो बेस्ट आइडियोलॉजी है, दुनिया में अब नई राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा पैदा नहीं होगी। इसलिए विचारधारा के स्तर पर इतिहास का अंत हो गया। इतिहास के अंत के इस मॉडल को फ्रांसिस फुकुयामा ने यह कह के सपोर्ट किया कि जिस मॉडल ने इतिहास की आखिरी आर्थिक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर विजय प्राप्त की, चूंकि वो मनुष्यों की दो बेसिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल है, इकोनॉमिक डिजायर और डिजायर ऑफ रिकॉग्निशन बाय अदर्स, ये दोनों डिजायर यही पूरी होती हैं, इसलिए भी ये सबसे बेहतरीन मॉडल है। और फिर उसने दूसरे कॉन्सेप्ट को समझाया कि ये लास्ट मैन की स्टेज भी है, आखिरी व्यक्ति की स्टेज है। इसका मतलब है कि अब दुनिया में ना तो आइसोथीमिया वाले लोगों का कोई वर्चस्व वाला मॉडल आएगा, ना मेगालोथीमिया वाले वर्चस्व के लोगों का मॉडल आएगा, क्योंकि दोनों इस मॉडल में संतुष्ट है। एक इसके पॉलिटिकल मॉडल से संतुष्ट है, दूसरा इसके इकोनॉमिक मॉडल से संतुष्ट है। जो दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हैं लोग, उनके लिए इस मॉडल में बाजारवाद में, पूंजीवाद में जगह बना दी गई है, जहां वो ज्यादा संपत्ति दूसरों से इकट्ठा करके अपनी श्रेष्ठता की भावना को संतुष्ट कर सकते हैं। तो वहीं जो लोग समानता की मांग करने वाले लोग थे, वो इस कि पॉलिटिकल मॉडल लिबरल डेमोक्रेसी से संतुष्ट हो जाएंगे, जहां उनको बराबर अधिकार सबको दे दिए गए, और सबको, चाहे आपके पास संपत्ति कितनी ही ना हो, लेकिन आप राइट्स के मामले में, अधिकारों के मामले में बराबर होंगे, गरिमा के मामले में बराबर होंगे। इसलिए समता की मांग करने वाले लोग भी यहां संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए लास्ट मैन का मॉडल है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप हमारे अगले सत्रों के लिए जोड़ने के लिए अगर गूगल मीट से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नंबर, जिस नंबर से आप जुड़ना चाहते हैं, उसको हमें मेल या व्हाट्सएप या मैसेज करें, जो नंबर मैंने शुरू में बताया था। और अगर आप गूगल मीट नहीं अटेंड करना चाहते, आप समझते हैं कि आपके पास कोई महत्वपूर्ण अवधारणात्मक सवाल है जिसको आप जानना चाहते हैं, तो आप वो सवाल हमको उन्हीं नंबरों या उसी नंबर या उसी मेल आईडी पर मेल करें। हम उसका जवाब निश्चित तौर पर 1-2 सप्ताह के भीतर आपको देंगे। धन्यवाद।